मैंने हमेशा ये समझा है कि सोच में बड़ी शक्ति होती है। जितना प्रबल सोच होता है उतनी ही तीव्रता से वह सोच आकार में बदलने लगेगा और एक दिन हम देखते हैं कि हमारा सोच हमारी उत्कट इच्छा का फलीभूत रूप ले चुका है। पर हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारी कौन सी इच्छा हमारी नस नस में समाकर एक प्रार्थना बन गई है और उसे कौन सी शक्ति पोषित कर रही है। दिल्ली में रहते रहते मकानों की नगरी की आदत सी हो गई है और खुली ज़मीन पर घर बना पाना दिल्ली वालों के लिए बस एक सपना ही हो सकता है। एक खुशहाल परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से अच्छी सुंदर घर, अच्छा मोहल्ला सब मिला, पर अपनी ज़मीन पर बना पूरा मकान बस अपने गांव में ही देखा था। आज केवल सपना है। फिर भी गमलों में पौधे लगाकर उन्हें सहेजती, पार्क में सुबह की सैर के साथ उगते सूरज को जाकर देखती, खुले आकाश को आंखों में समेट लेती और अपनी इच्छा पूरी हो गई सोचकर खुश हो लेती। कई बार तो कुछ बीज छिड़क आती पार्क में और कुछ दिनों में जब नन्हे पौधे उग आते तो ऐसे मोहित होती जैसे खेत उगा लिया हो। डुप्लेक्स जिसमें घर के अंदर से सीढ़ी ऊपर को जाती हो बहुत लुभाते थे मुझे। मैं अपनी पेंटिंग्स में वैसे घर बना बनाकर आत्मिक सुख पा लेती। मेरे एक जानकार थे, उमेश कुमार। बहुत अधिक जान पहचान तो नहीं थी, किंतु भले व्यक्ति थे। उन्होंने ही संबंध बनाने शुरू किए और कभी कभी घर में आना जाना भी शुरू हुआ। हमने भी उस संबंध को बनाए रखा। एक बार उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मेरे पास उस समय पैसे आए थे कहीं से। मैंने विश्वास करके पैसे दे दिए। पैसे मुझे समय से पहले ही मिल गए। फिर एक संबंध सा बन गया क्योंकि उनकी ज़मीनों में पैसे फंस गए थे और दिल्ली में ज़मीन की कीमत बहुत टूट गई थी। बहुत गहरा संबंध तो नहीं था, पर एक विश्वास का नाता बन गया था। गाहे बगाहे मेरे बहुत कामों में मेरी मदद भी कर देते थे। मैं निश्चिंत होकर किसी भी काम के लिए उनसे मदद ले लेती थी। एक दिन उमेश जी का फ़ोन आया, बहन जी आप अपने पैसे वापस ले लो, पता नहीं कब तक जीवन है। आपके जैसे मित्र का होना ही मेरे लिए वरदान रहा। मैं चौंक तो ज़रूर गई थी कि ऐसी बात क्यों उनके मन में आ रही है, पर कुछ कहा नहीं इस बार। तो दे दो ना उमेश जी, मैंने तो मांगे नहीं कि आपके पास होंगे तो दे दोगे। आपके पास से कहीं नहीं जाते पैसे। हम उस समय ऋषिकेश में थे। 2 घंटों में ही उमेश जी हमारे होटल में पहुंच गए और ज़िद करने लगे कि उनके साथ देहरादून चलें, जहां उन्होंने अपना एक बड़ा ऑफिस बना लिया है। पता चला कि उनके गुरु देसराज जी महाराज ने उमेश जी को देहरादून में काम करने की सलाह दी थी और मदद भी की थी। टिहरी बांध के विस्थापितों को जो ज़मीन मिली थी वह अब तक राज्य के बाहर के लोगों के लिए बिकाऊ नहीं थी। अब कुछ समय पहले से उन्हें बाहरी व्यक्ति को बेचने की भी अनुमति मिल गई है। इस ज़मीन पर लंबे अरसे से विवाद रहा था। खेत की भूमि के बदले में खेतिहर भूमि मिलने पर विस्थापित रुष्ट थे कि अब वे रहें कहाँ। इसलिए सबने खेत की ज़मीन पर ही अपने घर बना लिए थे और उन्हें आवासीय ज़मीन घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब उस ज़मीन को आवासीय भी घोषित कर दिया गया था। उमेश जी हमें दून घाटी में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास ले गए और अपना ऑफिस दिखाने के साथ साथ पास ही में हिमालयन हॉस्पिटल और स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का भी चक्कर लगवाया। वहीं पर डॉक्टर्स को स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल की तरफ से मिले हुए घर भी थे जो बहुत ही सुंदर थे। बड़ा ही शांत स्थान था। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के परिसर में ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ कैंसर रोगियों के लिए अलग से विंग था। उमेश जी ने वह सब दिखाने के लिए विशेष अनुमति ली थी। कैंसर हॉस्पिटल में 3 तरह के रोगी थे। एक श्रेणी उन रोगियों की जो अंतिम स्टेज पर थे और अब कुछ दिन या कुछ माह या साल थे उनके खाते में। इसमें कुछ बच्चे भी थे, जानकर बहुत दुख हुआ। दूसरी श्रेणी में वे रोगी थे जिनका उपचार चल रहा था और ठीक होने की संभावना थी। तीसरी श्रेणी में वो रोगी थे जिनको देखने वाले कोई रिश्तेदार नहीं थे और वे स्वामी राम संस्था के स्थायी मेहमान थे।
इन रोगियों को एक तरह से स्वामीराम संस्था ने दत्तक ले लिया था या एडॉप्ट कर लिया था। उमेश जी ने बताया कि इस श्रेणी के बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति बार बार विल बनाने के लिए वकीलों को खोजते हैं और बहन जी आप तो इनकी अच्छी मदद कर सकेंगे। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी था जिसके अंतर्गत समाज सेवा की कई गतिविधियां चलती रहती हैं। एक आयुर्वेदिक सेंटर था जिसमें पंचकर्मा के माध्यम से उपचार किया जाता है। इतने मनोरम स्थान को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो रही थी और अपने पसंद के सभी कामों को देखकर। मुझे याद है मुझे दिल्ली में एक कैंसर हॉस्पिटल से ही इसी तरह के बुजुर्ग लोगों का कॉल आया था जो अपनी विल बनाना चाहते थे क्योंकि उनके बच्चे उन्हें छोड़कर विदेश में बस गए थे और अब उनको देखने वाला कोई नहीं था। तीसरी श्रेणी के इन मरीजों को देखकर मेरा मन बहुत आहत और करुणा से भर गया था। ऑफिस में लौटकर उमेश जी का पहला वाक्य था, बहन जी अब आप यहाँ आ जाओ देवभूमि में, यहाँ कितना कुछ है आपके करने के लिए। रोगियों की सेवा करो, उनकी काउंसलिंग करो, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। और फिर उमेश जी ने वहीं पास में एक प्लॉट दिखाया, यह खरीद लो, पैसे जब हो दे देना, न रखना चाहो तो बिकवा दूंगा, आपके पैसे मेरी तरफ जो है निकल जाएंगे। मेरा कुछ हिसाब था उमेश के पास, कुछ और जुगाड़ करना पड़ता। दिल्ली लौटकर अपनी जमा पूंजी का जोड़ तोड़ किया और 15 दिनों में जाकर प्लॉट का सौदा पक्का कर लिया। 1 महीने में उमेश जी का फ़ोन आ गया, आपके पेपर रजिस्टर होकर आ गए हैं, मैंने म्यूटेशन भी करवा दिया है, साथ साथ कल शिवम आपको आपके पेपर दे जाएगा। उमेश जी के बेटे का नाम शिवम है। अगले दिन पेपर आ गए और मुझे असमंजस में डाल गए, क्या इसे बेचने की सोचूं या रख लूं। मेरे इस असमंजस की अवधि बहुत छोटी निकली। सुबह उठकर अपने बच्चों से बात करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि मेरे फ़ोन की घंटी बज गई। शिवम का फ़ोन था। पापा को हार्ट अटैक आया रात को, उनका देहांत हो गया। सुन्न हो गई मेरी सारी शिराएं। क्यों जल्दी थी उमेश जी को इस मसले को निपटने की? क्यों कह गए उमेश जी कि मैं देवभूमि चली आऊँ? क्यों उमेश जी ने कहा कि ज़िंदगी का क्या पता, आप अपने पैसे ले लो? मैं बहुत देर तक मौन बैठी रही। मैंने तभी फैसला कर लिया कि अब तो ये प्लॉट नहीं बिकेगा। जैसे कोई संदेश दे गया हो, देवभूमि ही अब नियति है, इसे ठुकराओ मत। आगे फिर क्या हुआ देखिए अगले भाग में।